नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का और मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। टॉप एजेंडे में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में नीलगाय और सांड से हादसे पर मिलेगा मुआवजा। हादसे में मौत होने पर 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे को लेकर तैयार किया गया है प्रस्ताव। घायल व्यक्ति को 59,000 से 2 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर चोटिल अस्पताल में भर्ती होने पर 12,500 रुपए दिए जाएंगे। तो नीलगाय और सांड से अगर किसी भी तरह का हादसा होता है तो सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव लाया गया है कि अब उसका मुआवजा दिया जाएगा। तो यूपी में नीलगाय और सांड के हादसे पर मुआवजा मिलेगा। हादसे में मौत होने पर 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही मुआवजे को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। घायल व्यक्ति को 59,000 से लेकर 2 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। तो गंभीर चोटिल अस्पताल में भर्ती होने पर 12,500 रुपए भी दिए जाएंगे। तो देखिए, नीलगाय और सांडों का आतंक लगातार देखने को मिलता है। खेतों में भी नीलगायों का आतंक देखने को मिलता है, जिससे कहीं ना कहीं किसान परेशान होते हैं। और इसी को देखते हुए जहां एक तरफ इन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है, इनके आतंक को कम करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं हो रहे नुकसान को लेकर भी प्रदेश सरकार ने एक प्रस्ताव जारी किया है। और देखिए, ये प्रस्ताव लाया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, नीलगाय हो या फिर सांड, इसको लेकर देखो उत्तर प्रदेश में लगातार कई ऐसे मामले आते रहे हैं और कहीं ना कहीं किसान इससे बहुत ज्यादा नीलगाय से परेशान रहते हैं। जिस तरह उनके खेत में इसको लेकर नुकसान होता है और लगातार प्रदेश सरकार कोशिश भी कर रही थी कि इस तरह के नुकसानों को कम किया जा सके। कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है उन किसानों के लिए। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो कहीं ना कहीं आवारा पशुओं और नीलगायों की वजह से आम जनमानस के साथ साथ किसान बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जब हम किसी सड़क पर वाहन से निकलते हैं तो अक्सर देखते हैं कि वो वाहन इन नीलगायों के आवारा पशुओं के चपेट में आता है, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त होता है। लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कई हादसों में लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार जो ये प्रस्ताव लेकर आई है, काफ़ी राहत देने वाली खबर नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा कि जो मुख्यमंत्री के जो ओएसडी रहे हैं, उनका भी एक जो है उनकी वाहन जो है आवारा पशुओं से टकराती है, जिसके बाद वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए जाते हैं। साथ ही साथ तमाम जगहों पर हमने हादसे देखे। तमाम बीते दिनों जो उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई थे, इंस्पेक्टर थे, वो उसकी चपेट में आए थे। कहीं ना कहीं उनका देहांत हो गया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आवारा पशुओं से जो वाहन क्षतिग्रस्त होते हैं, जो लोग जिनकी जान चली जाती है, उनको राहत देने वाली ये खबर आई है कि अगर इस तरीके की घटनाओं में किसी की जान जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार उनके परिवार की आर्थिक मदद करेगी। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की किसानों की अगर हम बात करें तो किसान भी लगातार परेशान है कि उत्तर प्रदेश में जो नीलगाय है वो किसानों का काफ़ी नुकसान करती हैं। ऐसी स्थिति में ये जो प्रस्ताव है किसानों को राहत देने वाला है, क्योंकि किसान लगातार ये उत्तर प्रदेश सरकार से भी अपील कर रहे थे कि आवारा पशुओं और जो नीलगाय हैं उनसे उनके खेतों की, उनके फसलों की रक्षा करने का काम किया जाए। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार ये प्रस्ताव लेकर आ रही है तो कहीं ना कहीं किसानों को भी राहत मिलेगी। बिल्कुल नीलेश, नीलेश इसके साथ ही देखिए प्रस्ताव लाया जा रहा है। कितना वक्त लगेगा इन सारे प्रस्तावों को पास होने में और इसके साथ ही ये पूरा फायदा लोगों तक पहुंचने में? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार जब कोई प्रस्ताव लाती है तो पहले कैबिनेट में विस्तृत रूप से उसकी चर्चा होती है और कैबिनेट में चर्चा होने के बाद उन प्रस्तावों को धरातल पर लागू करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाता है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आगामी कुछ माह के अंदर ही ये प्रस्ताव जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगेगा, जिसका जो लाभ है सीधा आम जनता को मिलेगा। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बेहतर काम किया जाए, बेहतर योजनाएं धरातल पर लागू किया जाए, जिससे जनता को सीधा लाभ मिल सके। तो ये प्रस्ताव जब पास होगा और जनता को जब इसका लाभ मिलेगा तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उन लोगों के लिए राहत भरी खबर रहेगी जो आवारा पशुओं से, नीलगायों से परेशान रहते हैं। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं होटल लेवाना अग्निकांड की रिपोर्ट शासन को सौंपी गई है। लखनऊ कमिश्नर और पुलिस आयुक्त ने संयुक्त रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में अग्निकांड की वजह, लापरवाही, जिम्मेदारी भी तय की है।
वहीं जांच रिपोर्ट में 6 विभागों को सीधे जिम्मेदार तय किया गया है। जांच रिपोर्ट में ऐसे अग्निकांड को रोकने के सुझाव भी दिए गए हैं। दोनों वरिष्ठ अफसरों ने सीएम से मुलाकात कर ये रिपोर्ट सौंपी है। अग्निकांड के लिए जिम्मेदार अफसरों और इंजीनियर्स को उल्लेख किया गया है। एलडीए, लेसा, जिला प्रशासन, अग्निशमन को जिम्मेदार माना गया है। नगर निगम और आबकारी को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। एलडीए और अग्निशमन के अधिकारी दोषी बनाए गए हैं, तो मानक विहीन चल रहे होटलों पर कार्रवाई के भी सुझाव दिए गए हैं। तो राजधानी में अवैध तरीके से बने होटलों की सूची भी सौंपी गई है। दोनों कमिश्नर की रिपोर्ट पर शासन करेगी कार्रवाई। तो जिस तरह लिवाना होटल में आग लगी, उसके बाद ये पूरी जांच की गई और देखिए दोनों अफसरों ने जांच की रिपोर्ट सौंपी है और जांच की रिपोर्ट में कई सारे विभागों को जिम्मेदार ठहराया गया है। लापरवाही की वजह से ये आग लगी है और लापरवाही किन किन विभागों के द्वारा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीलेश, लिवाना अग्निकांड को लेकर देखिए लापरवाही हर कोई जानता था कि लापरवाही की वजह से ही इस अग्निकांड को ये अंजाम हुआ और जिस तरह से विभागों की लापरवाही सामने आई है, कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में भी हर उस विभाग को जिम्मेदार ठहराया गया है जो इस पूरे मामले को लेकर इसका जिम्मेदार था। कहीं ना कहीं अग्निशमन विभाग को भी इसका जिम्मेदार ठहराया गया, इसके साथ ही एलडीए को जिम्मेदार ठहराया गया। अब इसे लेकर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। देखिए, बिल्कुल जब इस तरीके की घटना सामने आती है तो कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों की लापरवाही जरूर उजागर होती है। लेकिन ये जो लापरवाह अधिकारी हैं, अगर उसी समय जब ये बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा होता है या फिर जब होटल का संचालन शुरू हो रहा होता है, ऐसी स्थिति में उनको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर कोई मानकों के विपरीत इस तरीके का संचालन कर रहा है तो अगर उस समय उनके ऊपर कार्रवाई की जाए तो इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता है। लखनऊ का जो लिवाना अग्निकांड है, जिसमें 4 लोगों की जांच चली, जिसके बाद शासन स्तर से 2 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई थी, जिसमें लखनऊ के पुलिस कमिश्नर एसबी सिरडकर और उसके साथ साथ मंडलायुक्त रोशन जैकब को शामिल किया गया था। इन दोनों अधिकारियों ने विस्तृत जांच की और जांच करने के बाद जो जांच रिपोर्ट है शासन को सौंपने का काम किया है। कहीं ना कहीं इनके जांच रिपोर्ट में अभी तक जो निकलकर सामने आया उसमें बिजली विभाग, साथ ही साथ बात करें लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग, नगर निगम, जिला प्रशासन, इन विभागों की लापरवाही निकलकर सामने आई है। क्योंकि इन विभागों की जिम्मेदारी होती है कि जब कोई बड़ी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा हो तो लखनऊ विकास प्राधिकरण ये वहां पर जाकर देखे कि क्या वो मानकों के अनुसार बन रही है बिल्डिंग की नहीं, या फिर अगर हम लेसा की बात करें, बिजली विभाग की बात करें, तो इन विभागों की जिम्मेदारी इसलिए बनती है क्योंकि जब कहीं कोई बड़ा कमर्शियल कनेक्शन दिया जाना होता है तो ऐसी स्थिति में उस इलाके के जो जेई होते हैं, इंजीनियर होते हैं, एसडीओ होते हैं, उनको मौके का मुआयना करना चाहिए और साफ तौर पर पहले ये जांचना चाहिए कि जिस बिल्डिंग को वो बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं, क्या वो बिल्डिंग जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पास की है या फिर उसका मानचित्र ही स्वीकृत नहीं है। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए अग्निशमन विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो एनओसी तब जारी करें जब सारे विभागों का क्लियरेंस होटलों को, बिल्डिंगों को मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में जब ये जांच रिपोर्ट सामने आई है, पहले से न्यूज़ ऑन इंडिया कहता है कि तमाम अधिकारियों की हीला हवाली का नतीजा रहा है कि लिवाना होटल में अग्निकांड की जैसी बड़ी घटना सामने आई है। अब जब जांच रिपोर्ट सौंपी गई है और जांच रिपोर्ट में साफ हो गया कि 6 विभागों की लापरवाही है, तो ऐसी स्थिति में शासन से उन अधिकारियों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है, देखने वाली बात होगी। नीलेश, सवाल ये भी उठता है, देखिए कार्रवाई की बात कही जाती है और इसके साथ ही जिम्मेदार तो ठहराया जाता है, लेकिन कार्यवाही के नाम पर क्या आगे जिस तरह से उन पर तमाम तरह के केस दर्ज होने चाहिए, क्या वो सामने आएंगे? क्योंकि पहले भी इस तरह के कांड हुए हैं। कार्रवाई की बात कही तो जाती है लेकिन आखिरी तक अभी किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नजर नहीं आई है। लेकिन इस विभाग में भी जिस तरह से 6 डिपार्टमेंट को इस घेरे में लाया गया है, क्या उन 6 डिपार्टमेंट्स में जो अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई आगे हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल कार्रवाई सुस्त रहती है क्योंकि जिस तरीके से हमने जून 2018 में चारबाग में होटल अग्निकांड देखा, जहां पर 6 लोगों की जान चली गई थी और दर्जन भर से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 4 सालों का समय गुजर गया, लेकिन उस समय से अभी तक जांच ही चल रही है और जांच में 22 अधिकारियों को दोषी भी ठहराया गया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर महज खाना पूर्ति ही हुई है। जो 22 अधिकारी हैं, जेएक्सीएन, एसडीओ समेत तमाम जो अन्य विभागों के अधिकारी थे जिनको दोषी पाया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है, कागजी कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी तक किसी के ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा रहा है कि
4 साल बाद फिर से वैसा ही एक अग्निकांड राजधानी लखनऊ में देखने को मिला, होटल लेवाना में, और यहां पर भी जांच करने की बात कही जा रही, जांच भी हुई और 6 विभागों की लापरवाही मिली। अब देखना होगा इन 6 विभागों के वो कौन से अधिकारी हैं जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार का हंटर चलता है, क्योंकि अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो अधिकारी भी ये समझ जाते हैं कि जो कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो कहीं ना कहीं सुस्त होता है, जिसका नतीजा रहता है कि अधिकारी हिला हवाली करते हो। इस तरीके की जो मानकों के विपरीत बिल्डिंगें हैं, होटल्स हैं, उनको बनाकर खड़ा किया जाता है, उसके बाद उनका संचालन भी शुरू हो जाता है। तो अब देखना होगा इस प्रकरण में कितनी जल्दी कार्रवाई होती है और कौन कौन से अधिकारी इस कार्रवाई की जद में आते हैं। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। वही गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे आज से शुरू होगा। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सभी जानकारी जुटाई जाएगी। 15 अक्टूबर तक पूरा होगा मदरसों का सर्वे, तो 25 अक्टूबर तक शासन को रिपोर्ट सौंपनी होगी। योगी सरकार के आदेश पर हो रहा है ये मदरसों का सर्वे। तो मदरसों का सर्वे आज से शुरू हो जाएगा। 15 अक्टूबर तक ये सर्वे पूरा करना है। 25 अक्टूबर को शासन को रिपोर्ट सौंपनी होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीलेश, मदरसों के सर्वे की आज से शुरुआत हो जाएगी। जिस तरह योगी सरकार ने निर्णय लिया मदरसों को लेकर, कहीं ना कहीं इसका विरोध भी करते हुए कई लोग नजर आए, लेकिन उसके बावजूद भी जो योगी सरकार है वो अपने फैसले पर अडिग रही। और देखिए आज से ये सर्वे शुरू किया जाएगा, तमाम तरह की वो जानकारी हासिल की जाएगी जो मदरसों को लेकर जरूरी है। और कहीं ना कहीं जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं उन पर अब कहीं ना कहीं नकेल कसने की कोशिश की जाएगी। देखिए ऋतु, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जब 2017 में योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए और तब से लगातार उत्तर प्रदेश में मदरसों के व्यवस्था को लेकर वो काम कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने इससे पहले मदरसों में तमाम चीज़ों को लागू कराया, उसके बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश के चाहे वो सरकारी मदरसे हों या गैर सरकारी मदरसे हों या अनुदानित मदरसे हों, उन तमाम मदरसों की सर्वे कराया जाएगा और सर्वे में ये देखने का प्रयास किया जाएगा कि कौन से मदरसे में क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से वो संचालित हो रहे हैं। साथ ही साथ कौन से मदरसे में किन व्यवस्थाओं को और ज़्यादा लागू किया जाए ताकि वहाँ से निकलने वाले जो छात्र हैं वो भी उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकें। योगी सरकार का ही नतीजा है कि मदरसों में जब व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया तो कल जब नीट का रिजल्ट आता है तो कई ऐसे मदरसे हैं जिन्होंने अपने अपने मदरसों से ऐसे छात्र निकाले हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की है और उत्तर प्रदेश में अब वो मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मदरसों के छात्रों को भी बेहतर बनाने के प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। उसी का अगर उन्हीं प्रयासों को हम देखें तो कहीं ना कहीं ये सर्वे उतना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम किसी मदरसे के बारे में विस्तृत जानकारी रखते हैं कि उस मदरसे में किस तरीके की पढ़ाई होती है, क्या क्वालिटी है मदरसे की, उन तमाम चीज़ों को लेकर जब सर्वे होगा तो और भी ज़्यादा आने वाले दिनों में मदरसों से बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राएँ निकलेंगे। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों को देने के लिए। योगी सरकार के मदरसों की जांच के आदेश के बाद यूपी की राजनीति गर्मा गई है। किसी ने विरोध किया तो किसी ने सही ठहराया। इसी को लेकर न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने बरेली में जमीनी स्तर पर मदरसों का हाल जाना। दिखाते हैं आपको न्यूज़ वन इंडिया का ये रियलिटी चेक। मदरसों को लेकर पूरे प्रदेश भर में राजनीति का माहौल गर्म है। आप जैसे कि मदरसों की जांच की योगी सरकार ने बात कही है, उनको लेकर के कुछ लोग उसके विरोध में हैं, मुस्लिम संगठन कुछ उसके पक्ष में हैं। अब ये देखना होगा। हम रियलिटी चेक न्यूज़ वन इंडिया की टीम ज़मीनी स्तर पर पहुंची है उन मदरसों की स्थिति जानने के लिए। क्या स्थिति है मदरसों की, या मान्यता है या नहीं, अगर है तो सरकार से क्या उन्हें फ़ायदा मिल रहा है। हम बहेड़ी के मदरसे में पहुँचे हैं। इसकी मान्यता कब हुई और कब से है? इसकी मान्यता सन 2008 में जो है वो आज उस वक्त मुंशी मौलवी तक यानी हाई स्कूल समकक्ष, और आजकल जो है उसको जो है सेकेंडरी जो है के रूप में जो है उसका नाम दे दिया गया है। तो इसकी हाई स्कूल समकक्ष मान्यता है सन 2008 में हुई है, और बाकी जो है ये आलिया तक कहलाता है। और उच्च आलिया की हमारी मान्यता लेने की फ़ाइल लखनऊ जो है मदरसा बोर्ड लखनऊ में जो है पड़ी हुई है, विचाराधीन है। रही बात जांच की, तो हम इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि जांच होना चाहिए। सबको
अरबी उर्दू के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथ वगैरह की तालीम दी जाती है। सब दी जाती है। सब दी जाती है, हमारे यहाँ हर तालीम दी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ाई इस टाइम चल रही है और ये पढ़ा रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये छात्र कहाँ से आए हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं आप? हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, ये सभी 3 टीचर हैं। हम 3 टीचर हैं। मैं मैथ पढ़ाता हूँ, विज्ञान पढ़ाता हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ। यहाँ से पढ़ने आए जी। तो यहाँ क्या क्या पढ़ते हैं आप? हिंदी, इंग्लिश, गणित और उर्दू। यहीं रह के पढ़ते हैं। अच्छा, खाने पीने का कैसे क्या हो पाता है? खाने पीने की व्यवस्था जो है हमारे यहाँ करीब के जो पड़ोस में घर हैं वहाँ से खाने पीने की व्यवस्था है। सब फ्री में पढ़ाई होती है, कुछ नहीं लिया जाता। उर्दू से लेके अरबी वगैरह सभी कुछ यहाँ पढ़ाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमने रियलिटी चेक किया और देखा, जाना स्थिति। हम और भी मदरसों की जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं अयाज खान, बरेली, बहेड़ी से। मदरसों को लेके पूरे प्रदेश भर में राजनीति का माहौल गर्म है। आप योगी सरकार के मदरसों के सर्वे के ऐलान के बाद प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी एक अजीब सा माहौल बनता जा रहा है। लेकिन इसी के बीच मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा का क्या स्तर है, उसको कैसे बेहतर किया जा सके, इसकी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया की टीम सहारनपुर में मदरसा दारुल उलूम महमूदिया पहुंची, जहां वहां का हाल कुछ अलग था। यहाँ करीब 120 छात्र तालीम ले रहे थे और उनको पढ़ाने के लिए 3 टीचर थे। टीचरों की शिक्षा का स्तर ये है कि अब अध्यापकों का यह हाल है तो यहाँ पर पढ़ रहे बच्चों की क्या स्थिति होगी, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों का सर्वे करने का ऐलान किया है, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में ही खलबली मच गई है और जिसको लेकर जो एक आधे से ज़्यादा मत है मुस्लिम लोगों का, वो मदरसे के सर्वे को लेकर नाराज़ हैं और तरह तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। इसी की रियलिटी चेक करने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया की टीम सहारनपुर में मदरसा दारुल उलूम महमूदिया पहुंची है और जो आपको अब कैमरे की निगाह से ये दिखाना चाहेगी कि मदरसों की क्या स्थिति है और गवर्नमेंट जो है सर्वे कराने के बाद इनसे क्या चाहती है और क्या स्तर सुधरेगा, कैसे होगा। हम बात करना चाहेंगे जो मदरसे के शिक्षक हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं। क्या सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शावेद। शावेद, किस विषय के अध्यापक हैं आप? सर हिंदी, इंग्लिश और गणित। आज किस चीज़ की क्लास चल रही है? अब इंग्लिश की क्लास चल रही है। इंग्लिश की क्लास चल रही है। ये बताएंगे आप ABCD में कितना अल्फ़ाबेट होते हैं? 26। वेरी गुड। और जो हैं ये बच्चे आपके क्लास में कितने बच्चे हैं फिलहाल? एक क्लास में 20 से 25 बच्चे रहते हैं। 20 से 25 बच्चे होते हैं। एक सवाल और चाहूँगा सर, एलिफेंट की स्पेलिंग क्या होती है? ELEPHANT। वेरी गुड। आइए हम कुछ और जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो उन्हें पढ़ा रहे हैं, उनसे बच्चे बात करेंगे। बेटा आपका क्या नाम है? मोहम्मद आदम। क्या पढ़ रहे हैं आप यहाँ? हिंदी, इंग्लिश, कलाम, हिंदी, इंग्लिश, कलाम। एक दो सवाल करें आपसे। देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मोदी। देश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? यो पूरा नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री का पूरा नाम क्या है? बेटा आप बताएंगे देश की राष्ट्रपति जो हैं उनका पूरा नाम क्या है? नहीं जानते। क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल? इंग्लिश में क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल? ये पढ़ रहे हैं। कोई एक पोएम सुना सकते हैं? सुनाइए बिना देखे। The king of Kannauj was very wise. He had a son. चलिए कोई बात नहीं, हम एक और बच्चे से बात करेंगे। बेटा आपका नाम क्या है? अब्दुल समद। अब्दुल समद। क्या पढ़ रहे हैं आप? हिंदी, इंग्लिश, मैथ। आप अपने नाम की स्पेलिंग बता देंगे हमें? बताइए। SAMAH। वेरी गुड। ये अब्दुल समद थे जिन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग बताई है और ज़्यादातर बच्चे जो हैं टीचर्स के पढ़ाए हुए सबक को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और बता भी रहे हैं। इस वक्त हम आ गए हैं, यहाँ उर्दू की क्लास चल रही है और देखते हैं उर्दू की क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है। आप बताएंगे उर्दू में साइंस को क्या कहते हैं? साइंस बोलते हैं। और हम कुछ बच्चों से भी बात करेंगे जो यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अनस। क्या पढ़ रहे हैं आप? कायदा। कायदा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रही है बेटी आप? उर्दू पढ़ रही है। भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी मालूम। देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? फिलहाल ये मालूम नहीं।
चलिए कोई बात नहीं, हम कुछ बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम है बेटा आपका? सादिक। सादिक, क्या पढ़ रहे हैं आप? उर्दू पढ़ रहे हैं जी। उर्दू पढ़ रहे हैं जी। क्या पढ़ रहे हैं उर्दू में? वमिन आयातिहिल जवारिल फिल बहरि कल अअलाम, कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान पढ़ रहे हैं जी। कुछ जनरल नॉलेज के सवाल भी पढ़ते हैं यहाँ पर, पढ़ाया जाता है? जनरल नॉलेज के कोई सवाल करें आपसे? गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मालूम नहीं है जी। नहीं मालूम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मालूम। आप कुछ बता पाएंगे? क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पारा पढ़ रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मोदी। मोदी। और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? मालूम। ये हालात है इस वक्त जो आप देखेंगे, जो बच्चों का जीके काफ़ी डाउन है। और मैं जो हम समझ रहे हैं, योगी सरकार जो है मदरसों का सर्वे कराना इसलिए चाहती है, जो मदरसों की स्थिति में कुछ सुधार होने की स्थितियां हैं, हालात हैं, उसे बनाया जा सके। और जो मदरसों की स्थिति जिस भी तरह के सर्वे के बाद जो भी चीज़ें हकीकत सामने आएगी, उसको किस तरह से आगे लेके चलें ताकि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी आगे चल के देश का भविष्य बन सकें, उसको लेकर ये सर्वे कराया जा रहा है। सहारनपुर से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मनोज मिश्रा। अपर मुख्य खेल सचिव नवनीत सहगल ने जंगल कौड़िया स्थित निर्माणाधीन महंत अवैधनाथ स्टेडियम, रीजनल स्टेडियम और वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खामियां ठीक करने का निर्देश दिया तो खेल के लिए जरूरी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों से बात की, उनके मैच के हालात के बारे में भी जाना, साथ ही कुछ बच्चों के साथ वॉलीबॉल भी खेला। और उनके इस निरीक्षण पर बस एक मकसद था कि पूर्वांचल के सभी बड़ी मात्रा में खिलाड़ी निकलकर देश का प्रतिनिधित्व करें। नहीं, देखिए, पूर्वांचल में हमें खेल सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए और अच्छी करनी है और इसी क्रम में मैं यहाँ आज आया भी था। जो एक हमारा स्टेडियम बन रहा है जंगल कौड़िया में, उसका भी मैंने निरीक्षण किया है, उसको जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ आया था स्पोर्ट्स कॉलेज में, ताकि ज़रा इसकी भी कंडीशन देख लें और बच्चों से बात कर लें, मैच की कंडीशन देख लें, बच्चों को खाना ठीक मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो अब इसमें हम और बेहतरी करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र में जो पूर्वांचल का क्षेत्र है वहाँ बहुत अच्छा युवाओं में एक क्षमता है, टैलेंट है, उसको आगे लाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में कैसे अधिक से अधिक यहाँ के बच्चे भाग ले सकें, उनको उस तरह से सक्षम बनाएं, उनको हम सुविधाएं उपलब्ध कराएं। मैं और अब खबर मुजफ्फरनगर से, जहां एसएसपी विनीत जायसवाल के नेतृत्व में ऑपरेशन क्लीन शुरू हुआ। नगर कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, शातिर बदमाश चोर अकरम मुठभेड़ में घायल हो गया है। मुठभेड़ में एक बदमाश नदीम भी कॉम्बिंग के बाद गिरफ्तार हुआ। दोनों बदमाशों के कब्जे से अवैध असलहा बरामद हुआ है। नगर कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना मोड़ पर हुई है ये मुठभेड़। तो नगर कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना रोड पर यह मुठभेड़ हुई है। तो ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है और इसी को लेकर एसएसपी के नेतृत्व में ऑपरेशन क्लीन शुरू किया गया। और नगर कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ भी देखने को मिली, जहां एक शातिर चोर गिरफ्तार हुआ है तो शातिर बदमाश बिजली चोर अकरम मुठभेड़ में घायल हुआ। हमारी कोतवाली पुलिस जो रूटीन चेकिंग होती है, वो रूटीन चेकिंग बुढ़ाना मोड़ पे कर रही थी, तभी शहर की तरफ से एक वाइट सेंट्रो आती दिखाई दी। चूँकि वाइट सेंट्रो अभी कोतवाली से चोरी भी हुई थी, तो उसकी हम लोग उस पर बिल्कुल सतर्क दृष्टि रखे हुए थे। जैसे ही उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया तो उसमें जो 4 लोग सवार थे वो वहाँ से भागे। पुलिस ने जैसे पीछा किया तो उन्होंने अवैध शस्त्रों से पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने जब उनकी घेराबंदी की तो घेराबंदी करने पे समाधि के बराबर में जो रोड है, इस रोड पे वो लोग भागे और आगे जाके पुलिस की उनके साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जो घायल हुआ, उसको अस्पताल भिजवाया गया है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, लगातार ऑपरेशन क्लीन जारी हुआ है और देखिए इस दौरान बदमाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
जी बिल्कुल, देखिए नगर कोतवाली पुलिस रात चेकिंग कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि एक संदिग्ध कार आ रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र से सेंट्रो कार जो पकड़ी गई है, ये चोरी भी हुई थी। तो उसी की निशानदेही पर पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन इन बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया है। इसमें एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि एक दूसरा बदमाश और अन्य पकड़ा गया है। पुलिस ने काफी देर घंटों कॉम्बिंग भी चलाई। इनके पास से पुलिस ने एक सेंट्रो कार, तमंचे और कारतूस भी बरामद किए। ये एक बड़े शातिर बदमाश हैं, जिन पर दर्जनों मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज है। जी ठीक है सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। फिलहाल टॉप एजेंडे में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।